नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज धर्मेंद्र को बधाई। धर्मेंद्र 85 साल के हो गए। आज उनका जन्मदिन है 8 दिसंबर। और इस अवसर पर कोई भी बात आगे करने के पहले मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं और चाहता हूं कि आप सभी उनके प्रशंसक इस अभियान में शामिल हों और यह अपील करें केंद्र सरकार से और जो भी निर्णायक मंडल गठित होगा उनसे कि इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार धर्मेंद्र को दिया जाए। वे इसके योग्य अभिनेता हैं। उन्होंने कई दशकों से हिंदी दर्शकों का मनोरंजन किया है, बाकी देश के दर्शकों का भी मनोरंजन किया है उन्होंने ज़्यादातर सार्थक, मनोरंजक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण फिल्में भी की हैं। आप अपनी पसंद से उनकी कुछ फिल्में चुन सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ 3 फिल्मों के नाम लूँगा। मुझे अनुपमा उनकी बहुत पसंद है, मुझे उनकी चुपके चुपके भी पसंद है और मुझे उनकी मेरा गांव मेरा देश भी पसंद है। ऐसी अनगिनत फिल्में हो सकती हैं जिन पर विचार किया जा सकता है और जिन पर बातें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा फिल्म अभिनेता इतनी वैरायटी के साथ हिंदी फिल्मों में पिछले दशकों में सक्रिय नहीं रहा है। सभी किसी न किसी इमेज के साथ काम करते रहे हैं। धर्मेंद्र की एक हीमैन छवि रही है, शुरू में फूल और कांटे से जो बनी थी वो बात तक भी रही, लेकिन उन्होंने वैरायटी जिस तरीके से दिया है हिंदी फिल्मों को वह काबिल तारीफ़ है और वह लगभग अद्वितीय है। मैं धर्मेंद्र का सचमुच प्रशंसक हूँ और मुझे याद है 1966 में जब मैंने फूल और कांटे देखी थी बेतिया के ज्योति सिनेमा में, तब मैं उसके दृश्य आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ। वे दृश्य मेरे मानस पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। इसी प्रकार मेरा गांव मेरा देश जो मैंने फारबिसगंज के मेले में देखी थी और आपको मैं बताऊं कि उसे मैंने 8 बार देखा था। जी हाँ, वह फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी थी और यह भी संयोग की बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में 25 सालों तक सक्रिय रहने सभी दिग्गजों और युवा और हर उम्र के कलाकारों के साथ इंटरव्यू करने के बावजूद 2 कलाकार ऐसे रहे जिनसे मौके मिलने पर भी मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया और नहीं करना चाहता था। वे रहे धर्मेंद्र और विनोद खन्ना। यह मेरा गांव मेरा देश का ही असर था। ये उनका जो मेरे ऊपर है, जो प्रभामंडल मेरे ऊपर है, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि मुलाकातों के बावजूद मैं धर्मेंद्र से बातचीत नहीं कर सका। हाँ, अनौपचारिक बातें होती रहीं, कोई भी औपचारिक इंटरव्यू नहीं हुआ और न ही विनोद खन्ना से ऐसा हुआ। विनोद खन्ना ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा था और मेरी पीठ पर हाथ रखा था कि कोई बात नहीं। और धर्मेंद्र हमेशा दुलारते रहे और बहुत ही प्यार करते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मैं उनके बेटों सनी और बॉबी को भी अच्छी तरह जानता हूँ, उनसे परिचय भी रहा है। बीच में सनी देओल से मैंने कहा था कि धर्मेंद्र जी की जीवनी लिखी जानी चाहिए या उनको आत्मकथा लिखनी चाहिए और इस पर सनी राजी भी हुए थे, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे लगता है कि वे लोग किसी से भी लिखवाएं, लेकिन लिखवाएं ज़रूर और धर्मेंद्र के जीते जी उनके जीवन काल में यह किताब आ जानी चाहिए। वैसे धर्मेंद्र की जिंदा दिली देखनी हो तो आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएं। आप उनके इंस्टाग्राम पे जो अपडेट्स आते हैं और जिस तरीके से वे ज़िंदगी को जी रहे हैं, भरपूर जी रहे हैं। आखिर जीवन है क्या? जीवन लगातार काम करना भी है, जीवन लगातार जीना भी है और खुशी के साथ जीना है। वे बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं अपने फार्म हाउस पर, अपने जो बिल्ली पालतू जानवर हैं उनके बीच, फसलों के बीच, अपने ट्रैक्टर, अपने गैजेट्स, अपनी गाड़ियों के साथ और उस ज़िंदगी का पूरा आनंद ले रहे हैं। मेरी अपनी बिल्डिंग में उनके एक बहुत पुराने मित्र जुगनू रहते हैं। जुगनू जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, नारद और अन्य हास्यपूर्ण भूमिकाओं में। उनका लंबा साथ रहा है धर्मेंद्र के साथ और धर्मेंद्र के साथ वे आज भी बैठते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ
ड्रिंक पे शामिल होते हैं और वे किस्से सुनाते हैं। उनके पास अनगिनत किस्से हैं धर्मेंद्र के। मुझे मौका मिला तो मैं उनसे बात करके आपके सामने उनको भी पेश करूंगा और अपनी बात भी रखूंगा। धर्मेंद्र की खूबियों में उनके अभिनय क्षमता के साथ साथ संवाद अदायगी में उनकी एक खास जो अदा थी और वह भी महत्वपूर्ण है। और कम ऐसे पंजाबी लोग आए हैं हिंदी फिल्मों में जिनकी हिंदी इतनी साफ हो, और शायद इस वजह से है कि वे उर्दू के अच्छे जानकार हैं। और आपको आश्चर्य हुआ कि अपनी स्क्रिप्ट वे उर्दू में मंगवाते हैं या उर्दू में लिखवाते हैं और फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं। वे उर्दू में शायरी करते हैं, उर्दू में नज़में लिखते हैं, उर्दू में अपनी बातें कहते हैं और उसे कभी कभी उनके इंस्टाग्राम पर आप सुन सकते हैं। कभी गोष्ठियों में, कभी कभी सम्मेलनों में तो नहीं जाते वे, लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने उद्गार व्यक्त करते समय वे अपनी बातें लय में कहते हैं। धर्मेंद्र का जो योगदान है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उतना उनको वापस नहीं किया है और इस समाज ने भी नहीं किया है, सरकार ने भी किया है और तमाम संगठनों ने नहीं किया है। फिल्म फेयर पुरस्कार उनको ज़रूर मिला, लेकिन वो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, वो भी 97 में। और उसके पहले उनको 1 या 2 बार नामांकित किया गया ज़रूर फिल्मों के लिए, लेकिन उनको कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसी प्रकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन एक निर्माता के तौर पर मिला जब उन्होंने अपने बेटे के साथ घायल फिल्म बनाई थी, लेकिन उन्हें कोई पुरस्कार अलग से अभिनय के लिए नहीं मिला है। हाँ, भारत सरकार ने 2012 में उन्हें पद्म भूषण से ज़रूर अलंकृत किया है, लेकिन अब उसके आगे, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल जाना चाहिए। धर्मेंद्र की और दूसरी बातें करें तो उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को 1983 में बेताब के साथ लॉन्च किया था और फिर बरसात के साथ उन्होंने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च किया। उनकी 6 संतानें हैं, सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं और अजिता एंड विजिता, ये 2 बेटियां हैं जो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हैं और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से उनकी ईशा देओल और आहना देओल है। विजिता और अजिता का नाम मिलाकर ही उनके प्रोडक्शन कंपनी का नाम विजयता है, विजयता लिखा गया है। बहुत सारे लोग उसे विजेता कह देते हैं आसानी के लिए। और सनी उनके सही वारिस हैं और उन्होंने उस उत्तराधिकार को समझा है, उनकी पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाया है और वे पंजाब का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और पंजाब दा पुत्र के तौर पे वे मशहूर हैं। और धर्मेंद्र भी पंजाब दा पुत्र, जाट दा पुत्र कहे जाते थे और धर्मेंद्र की इच्छा थी कि वे अभिनेता बने और यह उनमें जागा दिलीप कुमार की तस्वीरें देख करके, और फिर वहाँ से उनके मन में तमन्ना जगी कि वे भी फिल्मों में काम करें। उन्होंने यह बात अपनी माँ से शेयर की थी, तो माँ को कुछ नहीं मालूम था इस बारे में, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तू आवेदन कर देता है, एक एप्लीकेशन भेज दे उनके पास, फिर वे तुम्हें बुला लेंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब फिल्म फेयर टैलेंट हंट में वे आए, शामिल हुए और उसमें चुने गए और फिर उनको दिलीप कुमार से भी मिलने का मौका मिला। दिलीप कुमार को वे अपना बड़ा भाई मानते हैं और बहुत ही आदर करते हैं उनका। और दिलीप कुमार ने भी कभी कहा था उनके बारे में कि अगर मेरी खुदा से मुलाकात हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई, तो मैं उनसे यही पूछूंगा कि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र की तरह हैंडसम क्यों नहीं बनाया। उनकी खूबसूरती और उनके इस हीमैन और आकर्षक व्यक्तित्व का सचमुच जादू रहा है। उनकी कुछ और बातें अगर मैं करूं तो अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें पहला मौका दिया दिल भी तेरा हम भी तेरे में। यह फिल्म 1954 में आई थी। सॉरी खैर, और
फूल और कांटे से उनकी एक ख़ास इमेज बनी जो 1966 में आई थी, जिसकी मैंने पहले चर्चा की। और इस तरीके से लगा अर्जुन हिंगू रानी के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं। बाद में उनकी जोड़ियां बनती रहीं। मीना कुमारी के साथ उनकी जोड़ी बनी, हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी बनी, शर्मिला टैगोर के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। अपने समय की तमाम अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी रही है। और ऐसा हुआ कि वे अपने बेटे के साथ भी फिल्मों में आए, अपने दोनों बेटों के साथ फिल्मों में आए, और अब अपने पोते के साथ भी फिल्मों में आ रहे हैं। वे अपने 2 की शूटिंग अभी मार्च में शुरू होने वाली है, जिसे अनिल शर्मा निर्देशित करेंगे। इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं और करण देओल हैं। इस तरीके से उनकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ रही है और कैरियर, हालांकि फिल्मों से लगभग संन्यास सा उन्होंने ले लिया है और सिर्फ अपने परिवार की फिल्में इधर कर रहे हैं। यमला पगला दीवाना भी उन्होंने की थी, उसके पहले अपने की थी। यमला पगला दीवाना के भी 2 फ्रेंचाइजी आ चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अपने 2 आ रही है और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे निर्देशकों को उन्हें मौका देना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए फिल्मों में काम करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से यह दोहराना चाहता हूँ कि प्लीज़ दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए उनके नाम को आप आगे बढ़ाएं और उसके लिए अभियान चलाएं। शुक्रिया, मेहरबानी।